बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हमारी बात कर रही थी कि मोटर यूनिट क्या होता है। मैंने मोटर यूनिट आपको बता दिया था कि मोटर यूनिट क्या होता है। सारे जो एक एक नर्व जो आती है बेसिकली वो अ, आपको थोड़ा सा मेरी आवाज़ में मुझे शायद शोर आए, लेकिन मैं चाहूँ जोर से थोड़ा सा बोल लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी के साथ आवाज़ आए। थोड़ी देर ही आएगा ये शोर। अच्छा, तो मोटर यूनिट बेसिकली एक नर्व जो ब्रेन से आ रही होती है, एक नर्व फाइबर जो आ रहा होता है वो एक ही मसल के सेल को एक टाइम पर कंट्रैक्ट नहीं करवाता, बल्कि मल्टीपल सेल्स को, काफी सारे सेल को कंट्रैक्ट करवाता है। तो जो सारे सेल्स एक नर्व फाइबर की वजह से कंट्रैक्ट होंगे ना, उनको हम कहते हैं मोटर यूनिट है, और वो इकट्ठा ही कंट्रैक्ट करता है। और वो कंटेक्ट कब करता है जब जो मोटर न्यूरॉन है ना, वो मोटर न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली, जो दिमाग से सिग्नल लेके आते हैं मसल्स की तरफ, स्केलेटल मसल की तरफ जो सिग्नल्स लेके आते हैं ना, उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और जो दिमाग की तरफ लेके जाते हैं उनको सेंसरी न्यूरॉन्स। तो जो मोटर न्यूरॉन्स जब एक्शन पोटेंशियल फायर करता है ना, ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये बेसिकली हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। दी सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। अच्छा, मैंने वो टी ट्यूब्यूल मैंने आपको पिक्चर सारी दिखा दी थी कि कैसे कैसे होता है। जो टी ट्यूब्यूल कैसे बनती हैं, और सार्कोलेमा, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया था उस पिक्चर में। अ, अभी मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ, पहले रीडिंग कर लेते हैं। The sarcolemma of muscle fiber penetrates deep into the cell to form hollow elongated tube. The transverse tubule or transverse tubule, T tubule, the lumen of which is continuous with the extracellular fluid. The thousands of T tubules of each muscle cell are collectively called T system. ठीक है जी, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये ना आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, ये पिक्चर आपके सामने आ गई है जी। इसमें मैंने यही बताता बताया था कि सार्कोलेमा के जो होता है, इसका सेल मेम्ब्रेन जो है, सार्कोलेमा बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। ये सीधी नहीं जाती बल्कि ये इन्वेजिनेट करती है, अंदर को मुड़ जाती है, तो उसकी वजह से होलो ट्यूब बनती है, मतलब का एक ट्यूब बन जाती है। और इस ट्यूब को कहते हैं टी ट्यूब्यूल, बिकॉज टी ट्यूब्यूल, टी निकला है ट्रांसवर्स से, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कहते हैं इसको, क्योंकि ये ट्रांसवर्स है इसके, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इस तरफ जा रहा है तो बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर जा रही है, तो इस वजह से इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये सेल है ना, सेल इस तरफ है, तो ये टी ट्यूब्यूल की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इस वजह से इसको ट्रांसवर्स कहते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल। और टी ट्यूब्यूल, बहुत ज्यादा टी ट्यूब्यूल्स होती हैं एक ही सेल में। और एक ही सेल की सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा टी ट्यूब्यूल्स बनी होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब्यूल्स बनी होती हैं, तो उनको मिलाकर हम कहते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके बहुत बड़ा करके दिखाया हुआ है आपको। तो उन टी ट्यूब्यूल, थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब्यूल्स को मिलाकर हम कहते हैं टी सिस्टम। और एक और बात उसने की कि ये देखो, ये टी ट्यूब्यूल का जो ल्यूमन है ना, ल्यूमन वो जगह कहते हैं ना, पाइप के अंदर वाले हिस्से को कहते हैं, तो ये टी ट्यूब्यूल का अंदर वाला हिस्सा हुआ, तो ये टी ट्यूब्यूल का ल्यूमन जो है वो ये कंटिन्यूअस है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ। ये सेल का इंट्रा सेलुलर एरिया हो गया, ये इंट्रा सेलुलर एरिया हो गया ना, ये सारा इंट्रा सेलुलर है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो है ये कंटिन्यूअस है इसके साथ, ठीक है, यानी कि मिला हुआ है टी ट्यूब्यूल के साथ। ठीक है जी। The thousands of T tubules of each muscle cell are collectively called T system. T system, अब वो T system की बात कर रहे हैं। It extends and encircle the myofibril at the level of Z line और A and I junction. Z line बेसिकली किस जगह पर बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ, तो बेसिकली जो टी ट्यूब्यूल्स बन रही होती हैं, ये मतलब ये सेल के अंदर ये मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं, और मायोफाइब्रिल्स के अंदर ये फाइलामेंट्स पड़े होते हैं।
तो जो टी ट्यूब्यूल्स आएंगी वो ये जो एक्टिन और मायोसिन के जंक्शन, ये जेड लाइन के लेवल पर टी ट्यूब्यूल्स बनी होंगी, या फिर एक्टिन और मायोसिन का जहाँ पर जंक्शन होगा ना, यहाँ पर टी ट्यूब्यूल्स बनी होंगी। तो वो टी ट्यूब्यूल्स के अंदर से ही नर्व आएंगी, मतलब वो जो मैं जैसे मैंने बताया था पिछले पिछले लेक्चर में, वो आएंगी नर्व, और फिर आकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल देंगी। The T-tubule and the terminal portion of adjacent envelope of sarcoplasmic reticulum form triads at regular interval along the length of the fibril. तो टी ट्यूब्यूल और साथ में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में ये जो फाइलामेंट्स हैं, ये तीनों एक ट्राइड बनाते हैं। ये देखो, इसने दो चीजों का जिक्र किया और तीसरी चीज इसने दी नहीं, कौन सी तीसरी चीज है? एक तो टी ट्यूब्यूल हो गई ना, ये इसी डायग्राम को मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, एक तो ये टी ट्यूब्यूल हो गई, एक ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ में ये मायोफाइलामेंट्स भी, ये तीनों मिलाकर एक ट्राइएड बना देते हैं। ट्राइएड हमेशा उस चीज को कहते हैं जो जिसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होंगी। ये तीन चीजें, टी ट्यूब्यूल भी है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, और मायोफाइलामेंट्स भी, तो ये मिलकर ट्राइएड बनाएंगे एट रेगुलर इंटरवल अलोंग द लेंथ ऑफ फाइब्रिल। यानी कि ये फाइब्रिल जो बना होता है उसके अंदर बहुत सारे रेगुलर इंटरवल पर ये ट्राइएड से बने होंगे। ये यहाँ पर तो उसने दो ट्राइएड दिखाए हुए हैं। ये देखो, एक ट्राइएड ये दिखाया हुआ है और एक ये दिखाया हुआ है। अब सेल तो आगे, ये फाइब्रिल तो आगे चलता जाएगा ना, ये यहाँ तक थोड़ी पिक्चर तो इतनी सी दिखाई है। ये फाइब्रिल तो आगे चलता जाएगा, तो आगे भी यानी कि ट्राइएड होगा, आगे भी ट्राइएड होगा, और ये फाइलामेंट भी ऐसे चलते जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी, टी ट्यूब्यूल्स भी आगे ऐसे ही बनती चली जाएंगी। The nerve impulse is carried through the T tubule to the adjacent sarcoplasmic reticulum। तो ये जो नर्व इम्पल्स है, ये टी ट्यूब्यूल के थ्रू आती है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचती है, मैंने बताया था। द कैल्शियम गेट्स ऑफ ये एसआर का मतलब है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओपन, रिलीजिंग कैल्शियम इनटू द साइटोसोल, दस बाइंडिंग कैल्शियम टू द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स ऑफ थिन फिलामेंट। तो यही हो रहा है जो मैंने आपको बता दिया था बड़ा इजी तरीके से, कि यहाँ से यानी कि नर्व आएगी, यहाँ पर लगेगी, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा, कैल्शियम निकलेगा, और कैल्शियम निकलकर ट्रोपोनिन के ऊपर लग जाएगा, और ट्रोपोनिन के ऊपर लगने की वजह से ट्रोपोमायोसिन हरकत करेगा। हरकत करने की वजह से एक्टिन भी हरकत करेगा, सॉरी, ट्रोपोमायोसिन जब हरकत करेगा तो एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाएंगी, मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ मिल जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, ये इतना हिस्सा हो गया मिलने का। उसके बाद क्या होगा, जो क्रॉस ब्रिज है, यानी मायोसिन का हेड है, वो कंट्रैक्ट करेगा, और ये एक्सिन एक्टिन इधर से इधर आ जाएगी, और ये वाली एक्टिन इधर से इधर चली जाएगी। ठीक है। दी दी बाइंडिंग, अब क्या होगा, दी बाइंडिंग साइट्स आर एक्सपोज्ड एंड क्रॉस ब्रिजेस विद द मायोसिन कैन फॉर्म एंड कंट्रैक्शन अकर्स। यही बात जो मैंने आपको बता दी। ऑल और नन रिस्पॉन्स, ये बड़ा ट्रिकी है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, बच्चों को समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था जब मैं एफएससी में था। ऑल और नन रिस्पॉन्स का मतलब है कि मसल का जो सेल है ना, इसके ऊपर देखो, ये एक सेल है, इसके ऊपर इम्पल्स आ रही है, नर्व इम्पल्स आ रही है। अब इम्पल्स जो होती है ना, सारी इम्पल्सिस जो ब्रेन की तरफ से आती हैं, वो सारी एक जितनी ताकतवर नहीं होती। अगर तो इम्पल्स इतनी ताकतवर होगी कि वो इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इतने गेट ओपन करवा दे, कैल्शियम के इतने गेट ओपन करवा दे कि कैल्शियम जो है वो साइटोसोल, यानी कि ये साइटोसोल ही है ना, सारा साइटोप्लाज्म, ये अंदर वाला सारा हिस्सा ये साइटोसोल है। तो इतने साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या फर्क होता है बेसिकली? साइटोप्लाज्म में ये फ्लूइड जो यहाँ पर होता है, और ऑर्गेनेलिज भी अंदर आती है, और साइटोसोल में सिर्फ फ्लूइड ही होता है, ऑर्गेनेलिज नहीं होती। ऑर्गेनेलिज को अगर साइटोप्लाज्म से माइनस करते तो साइटोसोल बन जाता है। ये चौथे चैप्टर में लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर के। ठीक है। तो अगर इम्पल्स आए और इतनी ताकतवर हो कि वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इतने कैल्शियम गेट ओपन करवा दे कि वो कैल्शियम जाके इन फाइलामेंट्स पर जाकर अटैच हो जाएं, तो ये बाइंडिंग हो जाए, तो फिर तो कंट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर जरा कमजोर इम्पल्स आई, तो इसने कैल्शियम फिर भी रिलीज करवाया, लेकिन अगर इतना कैल्शियम रिलीज ना हुआ तो फिर ये कंट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगी, या तो पूरी कंट्रैक्शन होगी या फिर बिल्कुल कंट्रैक्शन नहीं होगी। यही है ऑल और नन रिस्पॉन्स। ठीक है। यानी कि या तो पूरी कंट्रैक्शन होगी या बिल्कुल नहीं होगी। ये एक मसल सेल की बात हो रही है, एक सेल की बात हो रही है। हाँ, अगर मैं अपने बाजू का पूरा मसल ले लूं,
बाजू का पूरा मसल ले लूं जिसमें के लाखों करोड़ों अरबों मसल सेल हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे जो पूरे मसल है ना, मेरा जो पूरा मसल है उसमें से, तो मेरा जो पूरा मसल है उसमें क्या हो कि जो है, फर्ज करो मेरा बाइसेप का पूरा मसल है, तो मैं बताता हूँ, बाइसेप सामने रख लेते हैं ताकि नजर भी आते हैं। हाँ, ये जो पूरा मसल है इसमें लाखों करोड़ों अरबों मसल फाइबर हैं, मसल सेल इसमें बहुत ज्यादा है सेल। ठीक है, तो एक सेल तो या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अलबत्ता ये जो पूरा मसल है ना, इसमें ये मसल कंट्रोल कर सकता है कि इम्पल्स के मुताबिक ये कंट्रोल हो सकता है कि इसमें शायद कुछ सेल जो है वो कंट्रैक्ट करें और कुछ ना करें कंट्रैक्ट। तो फिर उसी हिसाब से मसल की टोटल की कंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा या कम हो सकती है। अलबत्ता एक मसल सेल या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं, लेकिन पूरा मसल जो है वो आधा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, आधा नहीं भी हो सकता। ठीक है, ऑल और नॉन रिस्पॉन्स, द कंट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर, मसल फाइबर का मतलब मसल सेल ही है। द कंट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर इज बेस्ड ऑन ऑल और नॉन प्रिंसिपल। मतलब क्या है कि ऑल ऑफ इट्स फाइब्रिल पार्टिसिपेट इन कंट्रैक्शन। जब एक मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर जितने फाइब्रिल होंगे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उन फाइब्रिल के अंदर जितने फाइलामेंट्स होंगे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। द डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स दैट पार्टिसिपेट इन द कंट्रैक्शन। हाँ, जो पूरे मसल के, ये जो लाइन है ना ये बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। हाँ, लेकिन पूरे जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है ना वो किस पर डिपेंड करेगी कि उस मसल में कितने मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। एक मसल फाइबर के अंदर हर चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन ये हो सकता है कि एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो लेकिन उसके साथ वाला जो दूसरा मसल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन जब एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके अंदर का सारा हिस्सा ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। फाइब्रिल्स भी, उस हर फाइब्रिल के अंदर बहुत सारे मायोफाइलमेंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो। मुझे उम्मीद है कि इस बात की समझ लगी है। अच्छा, ये नीला डब्बा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ सार्कोट्यूब्यूल्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द सार्कोप्लाज्म अराउंड ईच मायोफाइब्रिल। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये कंटिन्यूअस सिस्टम है सार्कोट्यूब्यूल्स का। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना दूसरे सेल्स में, वो मैंने आपको बताया था, जो सेल स्केलेटल मसला है इसमें सार्को वर्ड बड़ा यूज हुआ हुआ है। इसकी क्या वजह है ये मैं चैट जीपीटी से आपको देख के बता दूंगा। सार्को क्यों, सार्को का कोई ताल्लुक होगा स्केलेटल से। तो सार्को क्यों यूज हुआ यानी कि सार्को बहुत यूज है, जैसे सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोमेयर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दूसरे सेल में होता है ना उसको हम यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये सार्कोट्यूब्यूल्स का आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये हर मायोफिब्रिल के इर्द गिर्द गुच्छा सा बना होता है। इट इज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें उसमें और उसमें फर्क क्या होता है, क्योंकि इट इज बट डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स। इसमें इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। देखो, जो प्रोटीन बनती है ना सेल में, वो बेसिकली बनती है डीएनए से, आरएनए बनता है, और आरएनए जाता है, डीएनए बेसिकली न्यूक्लियस में होता है, तो डीएनए से आरएनए बना, आरएनए न्यूक्लियस में बनता है, और न्यूक्लियस से फिर जाता है, कहाँ जाता है? राइबोसोम्स के पास। और राइबोसोम्स पर प्रोटीन, उस आरएनए की वजह से प्रोटीन बनती है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये प्रोसेस होता है, ये आगे जाकर अभी हम पढ़ेंगे, शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो इसके बारे में। अच्छा, अब जो राइबोसोम होता है ना बेसिकली वो सेल में दो जगह पर पाया जाता है। या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं, या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं। आप अगर अभी भी फर्स्ट ईयर की फोर्थ चैप्टर खोल के देखो तो उसमें दिखाया हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे एक जैसे नहीं है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, कुछ के ऊपर नहीं लगे हुए। तो जिन सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नहीं ना लगे होते, उनके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही स्केलेटल मसल में है कि इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए। इनके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं। और एक तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होता, ये एमसीक्यू आ सकता है। एंड एग्जिबिट्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड रिपीटिंग पैटर्न, और ये बार बार रिपीट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये बार बार रिपीट होते हैं। मतलब रिपीट होने का मतलब ये है कि ये देखो, ये ऐसा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर है, इसी तरह के यहाँ पर है, इसी तरह ये आगे टी ट्यूब्यूल भी बनती चली जाएंगी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पर होते ही होते चले जाएंगे। मतलब रिपीट होते चले जाएंगे बार बार, बहुत बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब आ गई एनर्जी की बात। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है ऑब्वियसली, तो एनर्जी कहाँ से आएगी?
तो पानी पीने दो जी, पानी पी लेता हूँ पहले। अब तो काफी बढ़ गया है। चल खत्म करके ही रुकूंगा आज मैं भी। ये ना टॉपिक मैं इसलिए इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक पढ़ना भी इकट्ठा आसान है और पढ़ाना भी इकट्ठा आसान है, क्योंकि इसकी हर चीज अगली चीज पिछली चीज से लिंक हुई हुई है। चले नहीं। एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन कम्स फ्रॉम एटीपी। एनर्जी हमारी बॉडी में अक्सर औकात एटीपी, तकरीबन सारी जगहों पर ही हमारी एटीपी बेसिकली एनर्जी का सिक्का है। ठीक है। तो एनर्जी जहां भी आएगी हमारी बॉडी में एनर्जी होगी वो एटीपी के थ्रू ही होगी। एटीपी का स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ है, 11th चैप्टर में, सॉरी 11th में लिखा हुआ है, 11th में भी होगा पक्का पक्का एटीपी का, और वो सेकंड चैप्टर में भी शायद एटीपी हो, मुझे याद नहीं है लेकिन शायद होगा वहां पे, जहां पर 3 फास्फेट बॉन्ड बने होते हैं, और फास्फेट बॉन्ड जब टूटते हैं ना तो फिर एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एटीपी कहाँ से आएगा? सप्लाई ऑफ एटीपी इज मेंटेन्ड बाय एरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन मसल सेल्स। अच्छा, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, बल्कि इसके आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मसल स्केलेटल मसल के जो सेल्स होते हैं और दूसरे मसल के भी जो सेल्स होते हैं उनमें ग्लाइकोजन बड़ी मिकदार में होता है। ठीक है। तो ग्लाइकोजन बेसिकली आप फर्स्ट ईयर का अभी भी सेकंड चैप्टर खोल के देखें, उसमें ग्लाइकोजन देखें जरा बना हुआ है, उसमें ग्लाइकोजन में चेनें बनी हुई हैं ग्लूकोज की, बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में। तो वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। वो ग्लाइकोजन को तोड़ के सेल ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज को तोड़ के फिर एटीपी बना लेता है। Supply of ATP is maintained by aerobic breakdown of glucose in muscle cells which comes from stored glycogen in the cell। यही बात मैंने की है। और ग्लूकोज की दो तरीके से टूट सकते हैं हम, एरोबिक भी और एनारोबिक भी। एरोबिक से बहुत ज्यादा एटीपी निकलते हैं, एनारोबिक से कम एटीपी निकलते हैं, लेकिन एनारोबिक का एक फायदा है, और वो फायदा ये है कि ये ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकता है। ठीक है, ये भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 में लिखा हुआ है। और एनारोबिक में लैक्टिक एसिड बनता है। When more energy is required due to high metabolism, it is provided by another energy storing substance called creatine phosphate। ये भी अच्छी बात लिखी है इसने। ये कह रहा है कि जब सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो सिर्फ जो है सिर्फ ग्लूकोज से, सॉरी एटीपी से ही एनर्जी नहीं लेते हम, फिर हम एक और चीज से भी लेते हैं, और वो है क्रिएटिन फास्फेट। क्रिएटिन फास्फेट से भी लेते हैं। आपको इस बात का शायद आइडिया ना हो, लेकिन ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये जो बहुत ज्यादा मसल की एक्सरसाइज करते हैं, बहुत भारी भारी वजन उठाते हैं, तो वो भी वर्कआउट से जस्ट पहले, यानी कि अपनी एक्सरसाइज करने से जस्ट पहले ये क्रिएटिन लेते हैं। क्रिएटिन के डब्बे मिलते हैं तो वो खाते हैं, क्रिएटिन खाते हैं। ठीक है। तो ये एक तो क्रिएटिन फास्फेट में बेसिकली क्रिएटिन और फास्फेट के दरमियान बॉन्ड होता है जो टूटता है तो सेल को एनर्जी मिलती है। ठीक है। और क्रिएटिन के बारे में चलो एक इंटरेस्टिंग बात और भी बता देता हूँ। और वो ये है कि क्रिएटिन जो है वो हमारे किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होती है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है। तो हम यूरिन में कितनी क्रिएटिन है, सॉरी ब्लड में कितनी क्रिएटिन है, इससे हम पता चला लेते हैं डॉक्टर्स के बंदे के गुर्दे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर तो क्रिएटिन के लेवल्स कम हो, यानी नॉर्मल हो, कम हो, एक से कम होने चाहिए, अगर कम हो एक से, तो मतलब गुर्दे अच्छा क्रिएटिन बाहर निकाल रहे हैं, गुर्दे अच्छे हैं। लेकिन अगर क्रिएटिन बहुत ज्यादा हो तो फिर गुर्दे कम क्रिएटिन मतलब निकाल रहे हैं, गुर्दे अपना काम नहीं कर रहे, तो फिर गुर्दे खराब हो गए हैं। एक यूरिया और एक क्रिएटिन, इन दोनों से हम पता चलाते हैं। चल, sometimes during oxygen deficiency or very high metabolic activity such as prolonged or strenuous muscular activity, ATP requirement is met by anaerobic breakdown of glucose into the lactic acid। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे कि बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा स्ट्रीनियस का होता है, बहुत सख्त एक्सरसाइज की है, बहुत ज्यादा वजन उठाना उठाना पड़ता है, तो तब क्या होता है कि एरोबिक, तब क्या होगा जब बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक एक्सरसाइज करेंगे ना, तो मसल को पूरी
आपको पता है एरोबिक एरोबिक जो रेस्पिरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, तो ग्लूकोज ने ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटना होता है, फिर ही एटीपी बनते हैं। तो जब ज्यादा एक्सरसाइज हम करते हैं तो ब्लड जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो मसल की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी मसल तक ऑक्सीजन पूरा पहुंचता नहीं है। जब मसल तक ऑक्सीजन पूरा पहुंचता नहीं है तो मसल क्या करता है कि ऑक्सीजन के बगैर ही ग्लूकोज तोड़ना शुरू कर देता है। उस जो ऑक्सीजन के बगैर ही मसल जो है वो ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देता है, तो उसको हम कहते हैं एनरोबिक ब्रेकडाउन, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर ब्रेकडाउन। ये आपने सारी बातें पढ़ी हुई हैं फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर में, तो ये मैं ये समझ के आगे चल रहा हूँ कि आपको आती हैं ये चीजें, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है। और एनरोबिक में क्या होता है कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, और एटीपी भी बनते हैं, लेकिन एनरोबिक में सिर्फ दो एटीपी बनते हैं बस। ये भी वहीं लिखा हुआ है। अच्छा, एटीपी रिक्वायरमेंट इज मेट बाय एनरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। तो एन ऑक्सीजन के बगैर क्या होता है, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ा जाता है और एटीपी पूरी की जाती है। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन काजेज मसल फटीग। जब लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा मसल में जमा हो जाता है ना, तो फिर उससे मसल दर्द करना शुरू कर देता है, मसल थक जाता है। जैसे बंदा बहुत लंबे अरसे तक दौड़े, शुरू शुरू में मसल में दर्द नहीं आती, लेकिन जब लंबा दौड़े तो फिर दर्द होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा होने शुरू हो जाता है। At rest, one over five of the lactic acid is broken aerobically, and its energy is used to change the remaining four over five lactic acid into glucose. ये भी लाइन इंपॉर्टेंट और सिंपल है, लेकिन बच्चे इसको कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। अब फर्ज करें बंदे ने एक्सरसाइज की लंबी, ठीक है, और इसकी एनारोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई मसल में एनारोबिकली, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ा गया और एटीपी हासिल की गई। अब वो बंदा रेस्ट करना शुरू हो गया, मतलब बैठ गया है वो बंदा। तो अब चूंकि ऑक्सीजन पूरी हो गई है, बैठने से सारी ऑक्सीजन पूरी हो गई, तो अब क्या हुआ कि जब बैठेंगे तो ऑक्सीजन चूंकि अच्छी मिकदार में आ रही है तो पूरी हो जाएगी। तो क्या होगा, अब ऑक्सीजन जब पूरी होगी तो एनारोबिक से